Assalamu alaikum viewers. I am Samiullah Khan and you are watching Language TV. Viewers, our today's topic is university wits. That university wits are 7 in number and are related to the Elizabethan age. Viewers, university wits की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से मुतल्लिक फर्दर लेक्चर आपको मिलते रहें. मिडल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो सेक्सन पीरियड, एज ऑफ चौसर के मुतल्लिक लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं. उन पर क्लिक करें और उन वीडियोस को सुनें. अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की तरफ. व्यूअर्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी विट्स की बहुत अहमियत है. ये 16वीं सदी के बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए रास्ता आसान किया. यानी कि उनकी जो ब्लैंक वर्स है, विलियम शेक्सपियर के बगैर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं होती, उनके लिए इन्होंने रास्ता फराहम किया, आसानियाँ फराहम की. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले नंबर से, क्रिस्टोफर मार्लो, जिनके बारे में कहा जाता है इफ़ देयर वर नो मार्लो देयर वुड बी नो शेक्सपियर. अगर क्रिस्टोफर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होता. और इनका नंबर इसलिए विलियम शेक्सपियर के बाद आता है क्योंकि ये एन जवानी में मर गए थे, इसलिए इनकी वर्क ही है, लेकिन इनके वर्क्स कम हैं और विलियम शेक्सपियर ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए उनका नंबर पहला है. क्रिस्टोफर मार्लो 1564 में पैदा हुए और 1593 में इनकी डेथ हो गई. रॉबर्ट ग्रीन 1558 में पैदा हुए, 1592 में इनकी डेथ हो गई. थॉमस नैश 1567 में पैदा हुए और 1601 में इनकी डेथ हो गई. जॉन लिली 1553 में पैदा हुए एंड ही वाज डाइड इन 1606. थॉमस लॉज was born in 1558 and died in 1625. George Peele was born in 1556 and died in 1596. And seventh one, who was not university graduate but considered as a university wit, was Thomas Kyde. He was born in 1558 and died in 1594. अब हम देखते हैं कि इन 6 जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे इनमें से कैम्ब्रिज के कौन से हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट कौन से हैं. तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स में जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील शामिल हैं. सेवंथ वन आपको पहले बता चुके, थॉमस काइड, वो किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं थे. अब हम देखेंगे कि ये जो टर्म है पहली दफ़ा किसने यूज़ की, यूनिवर्सिटी विट्स की. ये याद रहे कि ये टर्म इन यूनिवर्सिटी विट्स की लाइफ में इस्तेमाल नहीं हुई, इनकी लाइफ के बाद किसने इस्तेमाल की देखते हैं. जॉर्ज सेंट्सबरी 1845 में पैदा हुए, 1933 में इनकी डेथ हो गई. इनका पूरा नाम है जॉर्ज एडवर्ड बैटमैन सेंट्सबरी. ये एक इंग्लिश राइटर थे, लिटरेरी हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे, जर्नलिस्ट थे और क्रिटिक थे. जॉर्ज सेंट्सबरी coined the term university wits as a measurement of their contribution and achievements to English plays. उसने इन 7 लोगों के मुतल्लिक यूनिवर्सिटी विट्स की टर्म यूज़ की क्योंकि इन्होंने इंग्लिश ड्रामा में बहुत अहम किरदार अदा किया और एक आसान रास्ता बनाया विलियम शेक्सपियर के लिए, जिन्होंने फिर इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स और ड्रामा को अरूज बख्शा. पहले हैं यूनिवर्सिटी विट्स में क्रिस्टोफर मार्लो का हम नंबर लगाते हैं. क्रिस्टोफर मार्लो प्ले राइट थे, पोइट थे, एक फेमस ट्रांसलेटर भी थे. ये ट्रेजिडियन थे, इन्होंने कॉमेडी नहीं लिखी, इनकी ज़्यादातर ट्रेजिडीज़ हैं. इनके 4 प्लेस बहुत अहमियत के हमें हैं. टेम्बरलाइन इनका फर्स्ट प्ले है जो उन्होंने 1590 में लिखा. डॉक्टर फास्टस बहुत मशहूर प्ले है जिसमें इन्होंने कॉमन पीपल में से हीरो को लिया. इससे पहले जो है हीरो जो है ख़ास लोगों को लिया जाता था, नाइट्स को, किंग्स को, प्रिंसेस, प्रिंस या किंग्स. इन्होंने डॉक्टर फास्टस में एक आम आदमी को लिया. द जियो ऑफ माल्टा, और डॉक्टर फास्टस में इन्होंने ब्लैंक वर्स यूज़ किया और कमाल का यूज़ किया. द जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकंड इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है. द मैस्कर ऑफ पेरिस ये भी क्रिस्टोफर मार्लो का एक मशहूर प्ले है. मिस्टीरियस डेथ्स ऑफ प्रोटोगनिस्ट, इसके जो हीरो होते हैं उनकी बड़ी मिस्टीरियस डेथ्स होती हैं और इन पे जो एंड पे चार्ज लगा था वो क्या लगा था, एथीज़म का लगा था. कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक या खुदा के मुतल्लिक इनके पास कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद थे जिस पर इनको ये सज़ा दी गई कि इनको सेंटेंस टू डेथ तो नहीं किया गया, इनको ये कहा गया कि डेली इन्होंने वहाँ कोर्ट में या वहाँ जो इनके लिए एक लॉबी बनाई गई थी जजेस की, जिसको ज्यूरी कह लें, वहाँ आके डेली इन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है. लेकिन इनका फिर उसके तहत एथीज़म के चार्ज के तहत उनकी डेथ ना हुई, लेकिन एक इनका मर्डर किया एक बिजनेसमैन ने. उनका नाम था इनग्राम फ्रीज़र. इनग्राम फ्रीज़र killed Christopher Marlowe on 13th May 1593
अब क्रिस्टोफर मार्लो की एक और पोएम की अगर वर्क की बात करें, हीरो एंड लिएंडर इज अ पोएम बाय क्रिस्टोफर मार्लो दैट रिटेल्स द ग्रीक मिथ ऑफ हीरो एंड लिएंडर आफ्टर मार्लोज अल्टीमेटली डेथ। इट वाज कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। इन्होंने काम शुरू किया लेकिन उसको कंप्लीट बाद में क्योंकि इनकी डेथ सडन डेथ थी, तो फिर जॉर्ज चैपमैन ने क्रिस्टोफर मार्लो के छोड़े हुए काम हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट किया। दूसरा इसकी लाइन में हम लेते हैं रॉबर्ट ग्रीन को, यूनिवर्सिटी विट्स में। रॉबर्ट ग्रीन ने बीए की 1580 में और इनकी जो एमए है वो है 1583 की। फेमस पम्फलेटर थे उस दौर में, क्योंकि पम्फलेट ज़्यादा लिखे जाते थे तो उनमें ये फेमस पम्फलेटर थे। अर्लीस्ट इंग्लिश ऑटोबायोग्राफर्स, तो ऑटोबायोग्राफीज़ लिखने वाले हैं, उनमें सबसे पहले इनका नाम आता है कि सबसे पहले इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसके बाद हम देखें, रॉबर्ट ग्रीन वाज अ पॉपुलर एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट एंड पम्फलेटर नॉन फॉर हिज नेगेटिव क्रिटिक्स ऑफ हिज कोलीग्स। जो मशहूर हैं ये, पहले इनको नोटोरियस क्रिटिक कहा जाता है। अपने जो राइटर्स, जो इसके हम असर राइटर थे, कंटेम्प्रेरीज थे, उनकी खामियां ज़्यादा लिखते थे, खूबियां कम लिखते थे। रॉबर्ट ग्रीन एंड जॉर्ज पील रोट फॉर एजुकेटेड ऑडियंस। रॉबर्ट ग्रीन और रॉबर्ट पील जो है, एक तो ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, और इसलिए ये लिखते भी पढ़े लिखे लोगों के लिए थे। एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे जो सिर्फ पढ़े लिखे ऑडियंस ही समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले यूनिवर्सिटी वेट्स की। इसमें अगर आप देखें रॉबर्ट ग्रीन के साथ, तो इनके जो है शेक्सपियर्स मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर इन ब्लैंक वर्स रोमांटिक कॉमेडी। रॉबर्ट ग्रीन जो हैं शेक्सपियर के बहुत बेहतरीन किस्म के प्रोड्यूसर थे ब्लैंक वर्स में। स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर, इनके वर्क प्लेस जो हैं रॉबर्ट ग्रीन के, स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर, एल्फोनस एंड हिज ग्रेटेस्ट पॉपुलर सक्सेस, फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे, एज वेल एज Orlando Furioso. Robert Greene wrote more than 35 works between 1580 and 1592. 12 सालों के दौरान उन्होंने 35 से ज़ायद वर्क लिखे और इनको डेथ के बाद काम दफन किया गया न्यू चर्चयार्ड में। इसके बाद यूनिवर्सिटी विट्स में हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो थॉमस नैश। ही वॉज बोर्न इन 1567 एंड डाइड इन 1601. He was also an Elizabethan playwright, poet, satirist and significant pamphleteer. He is known for his novel, ये एक अपने मशहूर ज़माना नावल की वजह से मशहूर है, The Unfortunate Traveller. His pamphlets including Pius Penniless and his numerous defenses of the Church of England. चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो डिफेंस पे इन्होंने कुछ लिखा है उसकी वजह से भी ये मशहूर है, और इनका बेहतरीन वर्क द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है जिसकी वजह से ये आज तक जाने जाते हैं। अब नाम आता है थॉमस लॉज का, जिनकी पैदाइश 1558 में है और उनकी डेथ 1625 में है। ही वॉज द सन ऑफ ए लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड ऑथर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड्स। इनका पीरियड दो जो है, एक क्वीन और एक बादशाह, दो के ईरा पे मुश्तमिल है, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन। ही वॉज पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड ऑल्सो अ प्रोज राइटर। ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द प्रोज रोमांस रोज़लैंड। रोज़लैंड अब क्या है, ये सोर्स है विलियम शेक्सपियर के कौन से वर्क के लिए, एज यू लाइक इट के लिए। थॉमस लॉज की जो रोज़लैंड है वो विलियम शेक्सपियर के वर्क एज यू लाइक इट के लिए सोर्स है, बट ही गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम जॉन लिली। और खुद थॉमस लॉज ने अपने वर्क रोज़लैंड के लिए इन्फ्लुएंस किससे लिया, जॉन लिली से। हिज सिलिसिस मेटामॉर्फोसिस वाज पब्लिश्ड इन 1589. An Ovidian verse fable is one of the earliest English poem to retell a classical story with imaginative embellishments, and it strongly influenced Shakespeare's Venus and Adonis. अब एक और वर्क देख लें इसका जिसने इन्फ्लुएंस किया शेक्सपियर के कौन से वर्क को, विनस एंड एडोनिस को। तो ये चीज़ें वाजिया कर रही हैं कि ये लोग प्रॉपरली विलियम शेक्सपियर के लिए एक आसान रास्ता मुहैया कर रहे थे। इसके जो कील कांटे और रास्ते में मुश्किलात हैं वो हटाते जा रहे थे, और विलियम शेक्सपियर को एक तैयार करदा रास्ता मिला और उनको अरूज हासिल हुआ। अब हम बात करेंगे जॉन लिली की। इनकी पैदाइश 1553 में, डेथ 1606 में। ही वॉज पोएट, ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट एंड पॉलिटिशियन। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज स्टाइलिस्ट टू लीव एन एंड्योरिंग इंप्रेशन अपॉन द लैंग्वेज। फेमस वर्क यूफियस, द एनाटॉमी ऑफ विट एंड यूफीज एंड हिज इंग्लैंड।
प्रोज वाज हिज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, इनका जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन था इन्होंने प्रोज को अपनाया. हिज कॉमेडीज, एलेगोरिकल प्ले एंड मिथोलॉजिकल प्लेज वर प्रेग्नेंट विद विटी करेक्टर्स. इनके जो प्लेज हैं, एलेगरीज हैं, कॉमेडीज हैं, उनमें विटी करेक्टर्स ज़्यादा हैं, अक्लमंद करेक्टर्स ज़्यादा हैं. Lily's popularity waned with the rise of Thomas Kyde, Christopher Marlowe and William Shakespeare, and his appeals to Queen Elizabeth for financial relief went unheeded. He had hoped to succeed Edmund Tilney in the court post of Master of the Revels, but Tilney outlived him and Lily died a poor and bitter man. बहुत एंड पे बहुत गुर्बत में इसकी डेथ हुई. और जैसे जैसे थॉमस काइड, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर के नाम ऊपर आना शुरू हुए, जॉन लिली का नाम दबना शुरू हो गया और इनका नाम बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गया. अब हम बात करेंगे जॉर्ज पील की. जॉर्ज पील वॉज बोर्न इन 1556 एंड डाइड इन 1596. Peel's father was a London clerk who contributed to several city pageants. He was known as English translator, poet and dramatist. He also experimented in many forms of theoretical art. इन्होंने बहुत सी theoretical arts में experiments किए थे. कौन कौन से? pastoral, history, melodrama, tragedy, folk play and pageant. He is most noted for his supposed but not universally accepted collaboration with William Shakespeare on the play टाइटस एड्रोनिकस. ये कहा जाता है कि इन्होंने ये वर्क विलियम शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, टाइटस एड्रोनिकस, लेकिन मुकम्मल तो नहीं लिखा गया. इस तरह के कुछ न कुछ जो है क्लू मिलते हैं कि उसके कुछ सीन्स जो हैं वो किसने लिखे थे? जॉर्ज पील ने. अब लास्ट की बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बिल्कुल भी नहीं थे. लेकिन इससे पहले हम जॉर्ज पील के मुतालिक थोड़ा सा और इंट्रो दे दें. His earliest important work is The Arrangement of Paris, a mythological extravaganza written for the children of the chapel, a troupe of boy actors, and performed at court before Queen Elizabeth. The remainder of his career was developed to writing plays for the popular stage, only 4 of which survive: a tragedy, The Battle of Alcazar, a chronicle history, Edward I, a biblical tragedy, The Love of King David and Fair Bethsabe, and his most enduring achievement, the fantastic comic romance The Old Wives' Tale. He also wrote commemorative poems and city pregnants. अब हम बात करेंगे लास्ट पर्सन की जिसका हम पहले आपको बता चुके हैं, थॉमस काइड की, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं थे. ये एक अच्छे इंग्लिश प्ले राइट थे. ही वॉज एजुकेटेड एट द मर्चेंट्स टेलर्स स्कूल. स्कूल तक तालीम इन्होंने हासिल की थी. कौन से स्कूल में? मर्चेंट टेलर्स स्कूल में. द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी. ही वॉज नॉट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट न होने के बावजूद इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी, वो इन्होंने लिखा. अब हम उसके सैलेंट फीचर्स बयान करेंगे. द स्पेनिश ट्रेजेडी एस्टेब्लिश्ड अ न्यू जॉनर इन इंग्लिश थिएटर, द रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी. Its plot contains several violent murders and include as one of its characters the personification of revenge. The Spanish tragedy was often referenced in works written by other Elizabethan playwrights including William Shakespeare, Ben Jonson and Christopher Marlowe. Many elements of the Spanish tragedy, such as the play within a play, used to trap a murderer and a ghost intent on vengeance, appear in Shakespeare's Hamlet. Thomas Kyde is frequently proposed as the author of the hypothetical Your Hamlet, the first Hamlet, that may have been one of Shakespeare's primary source for Hamlet. ये कहा जाता है कि थॉमस काइड के वर्क्स और स्पेशली एक वर्क जो उसने बताया गया है, उनकी जो मेन जो है ये द स्पेनिश द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस काइड was the main source of the शेक्सपियर्स वर्क हैमलेट. कि शेक्सपियर ने अपने हैमलेट का जो ड्रामे का जो आइडिया लिया था वो थॉमस काइड से लिया था. तो यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी विट्स के लेक्चर का एंड होता है. व्यूअर्स, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरी, द कैंटरबरी टेल्स, एज ऑफ चॉसर और कैंटरबरी टेल्स के जो जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है उसके बारे में, और
लिंग्विस्टिक्स के हवाले से कुछ लेक्चर्स की वीडियोस सुनी है तो उनके तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन पर क्लिक कीजिए और उन्हें सुनिए। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।